डी एफ डी मॉड्यूल में ऐड टी डी आर डी एफ डी करेंगे। डी डी आर डी एफ डी मॉड्यूल में ऐड करने से डी डी आर डी एफ डी जो भी हमें करना होता है वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। सबसे पहले हम इसमें नेम सर्च करेंगे। नेम जैसे हमने नेम सर्च किया, यहाँ पे शो डिटेल करेंगे। शो डिटेल में उसके नेम की डिटेल आ जाती है जो भी हमने नेम सर्च किया है। उसमें हमें डी डी करनी हो तो डी डी चूज़ कर लेंगे। अगर एफ डी करनी होती है तो एफ डी चूज़ करेंगे। आर डी और एम आई एस मतलब मंथली इनकम स्कीम। इसमें प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। डी डी आर डी एफ डी के लिए भी प्लान मास्टर में प्लान बनाने पड़ते हैं, तो प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी प्लान होता है उसे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितनी टर्म यूज़ करनी है हमें। यहाँ पे हमने अपनी टर्म यूज़ कर ली। स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फ़ीस अगर लगती है, इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, एम्प्लॉय कौन सा सेलेक्ट करना है, हाँ, और रिमार्क। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद में यहाँ पर पेंडिंग डी डी आर डी एफ डी लिस्ट, पेंडिंग डी डी आर डी एफ डी लिस्ट में ये जो हमारा रजिस्टर्ड किया हुआ है, यहाँ से हमें इसे अप्रूवल करना होता है। जैसे कि हमने कोई एक को अप्रूवल किया, अप्रूवल करने के बाद में ये मैनेज में आ जाता है। मैनेज में जाने के बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। यहाँ पे ये मैनेज में आ गया। मैनेज में आने के बाद में इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें डी डी आर डी एफ डी मॉड्यूल में जो भी होता है इसके चूज़ करने के बाद में हम उसकी EMI भरते हैं। अब इसकी EMI जो भी होगी हमारी, यहाँ पे पहले एक EMI भरी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे ड्यू दे रखी है, वो सारी EMI हम यहाँ पे भर सकते हैं। सबमिट करने पर ये भर दी जाएगी। ये भर गई, ये EMI सक्सेसफुली भर गई है। उसके बाद में अगर हम बल्क में EMI को भरना चाहते हैं तो बल्क में भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी EMI एक साथ भरनी होती है। जो 11 तारीख की अगर काफ़ी सारी EMI भरनी है तो इसमें बल्क में भी EMI भर सकते हैं। ये सारी की सारी EMI भरनी है हमें 11 तारीख में। कॉपी EMI अमाउंट करके तो यहाँ पे कंफर्म कर देंगे सबको सेलेक्ट करके। ये इस तरीके से कंफर्म हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में ये MIS पेमेंट है। MIS पेमेंट में भी MIS जैसे DDRD FD की हुई थी, इस तरीके से MIS की हो जाएगी। ये MIS की इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। DDRD EMI फॉरवर्ड, इसमें हम EMI को पहले से ही डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हमारी पेड है। इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर क्लाइंट आ जाएगा। इसमें हमारा स्टेटमेंट दिख जाता है कि क्या स्टेटमेंट रहा है। इसके अंदर फिर हमारी अगर DDRD FD मॉड्यूल होने के बाद में जब DDRD FD कंप्लीट हो जाती है तो रिटर्न मैच्योरिटी करनी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न मैच्योरिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम रिटर्न अमाउंट करके रिटर्न मैच्योरिटी कर सकते हैं। और अगर प्री मैच्योर करना है तो प्री मैच्योरिटी कर सकते हैं कि अगर हमारी DDRD FD कंप्लीट नहीं हुई और हमें प्री मैच्योरी करना है किसी सिचुएशन वाइज, तो हम प्री मैच्योर कर सकते हैं। ऐप मॉड्यूल के अंदर कि हमारे ऐप से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उसको अप्रूवल देकर उसको सक्सेसफुली अप्रूवल दिया जाता है और सॉफ्टवेयर में लिए जाते हैं वो वर्क। जैसे कि EMI रिक्वेस्ट, EMI अगर ऐप से भर दी है तो उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको अप्रूवल दिया जाता है। फिर उसको सारी की सारी EMI हमारे इस डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर पे आ जाती है।
इसको यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट मॉड्यूल। सेविंग अकाउंट मॉड्यूल में अगर हम वैसे तो डायरेक्टली सेविंग हो जाता है, जब हम मेंबर बना रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट का पूछ रहा होता है, पर लेकिन अगर हमें डायरेक्टली सेविंग नहीं करना है तो यहाँ से ऐड सेविंग से हो जाएगा। ऐड सेविंग कर देंगे। यहाँ पे ऐड सेविंग कर यहाँ पे मेंबर को सेलेक्ट करके सेविंग अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे मैनेज में अगर उसको चेंजेस करने हैं तो चेंज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन, विड्रॉ, डिपॉजिट, इन सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। HRM मॉड्यूल जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है कि जैसे कि हमारे पास 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको 5 एम्प्लॉय को हम सेट करना चाहते हैं तो इस HRM मॉड्यूल के अंदर कर सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय कर सकते हैं। हमें अपने जैसे कि हमें अपने एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे, जो नाम लिखेंगे फिर उसका एड्रेस लिख देंगे, डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे और HRM की डिटेल, उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड दे देंगे। जब हम कोई एम्प्लॉय को अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड दे देते हैं तो सॉफ्टवेयर उसके थ्रू उसका यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत अथॉरिटी होती है काम करने की, जैसे एम्प्लॉय बनाने की होती है, EMI कलेक्ट करने की होती है। जो भी अथॉरिटी आप देना चाहते हैं वो उसके अंदर सेट कर सकते हैं और हम उसी के थ्रू वो काम कर सकता है। इसमें मैनेज एम्प्लॉय कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉय है वो हमारे पास अभी वर्क कर रहा है, उसको एडिट करना है। कुछ की कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टेक हो गई है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एक्टिव और ब्लॉक एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय अगर हमारा छोड़ के चला जा चुका है तो हम उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे उसकी अटेंडेंस व्यू कर सकते हैं। सैलरी क्रिएशन के अंदर हम उसकी सैलरी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम एम्प्लॉय बना रहे होते हैं तब उसमें सैलरी हम उसमें सबमिट कर देते हैं कि इसकी इतनी सैलरी है। उसके बाद में हम सैलरी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय बना हुआ है, उसका सैलरी फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे सैलरी फॉर्म आने के बाद में हमें सिर्फ ये लिखना होता है कि हमने 30 डेज वर्क किया है। जैसे ही 30 डेज वर्क किया ये लिखने के बाद में हमारी उसकी सैलरी बन के आ जाती है। फिर सैलरी क्रिएट करने के बाद में सैलरी ऑटो क्रिएट भी कर सकते हैं। सैलरी क्रिएट करने के बाद में हम सैलरी को व्यू भी कर सकते हैं और सैलरी पे आउट करनी होती है। सैलरी पे आउट के मतलब ये उनके हमारे यहाँ से पैसे कट जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, एम्प्लॉय के अकाउंट में। सैलरी का लेजर देख सकते हैं, सैलरी डिडक्शन देख सकते हैं, ऐड एम्प्लॉय कमीशन देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास क्या कमीशन आ रहा है। और पे एम्प्लॉय कमीशन अलग से ऐड करना हो तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस मॉड्यूल। ऐड एक्सपेंसेस। इसमें HRM मॉड्यूल में एक चीज़ और बेसिक सेटिंग कि अगर हमारा HRM मॉड्यूल में जैसे हम सेट कर रहे होते हैं तो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है और वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट बना सकते हैं कि हमारा वो HR डिपार्टमेंट में है या फिर डायरेक्टर है, जो भी है वो यहाँ पे हम सेट करके एडहेयर कर सकते हैं अगर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है तो। इनकम एक्सपेंसेस मॉड्यूल। एक्सपेंसेस ऐड एक्सपेंसेस में हो जाएगा जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रमोटर इंटरेस्ट है, ये ले लिया और अमाउंट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा ये। अगर हमारे पास कोई रेंट का है, टी चार्जेस है, ये जो भी हम चार्जेस वगैरह डालना चाहते हैं ऑफिस से रिलेटेड, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस में इधर डाल सकते हैं। ऐड फिक्स असेट्स कि अगर हमारे कोई फिक्स असेट्स है वो हम डालना चाहते हैं तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। मैनेज करना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ मिस्टेक होगी अमाउंट से रिलेटेड तो हम इसमें मैनेज कर सकते हैं एडिट करके। इनकम इसमें ऐड कर सकते हैं और सेल फिक्स असेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपनी FDR, कंपनी की FD जो होती है वो इसमें सबमिट होती है। प्रमोटर मॉड्यूल के अंदर हम मैनेज इसमें डायरेक्टर को बना सकते हैं। डायरेक्टर बनने के बाद में हम इसमें ऐड कैपिटल वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि ऐड कैपिटल कर दी। ऐड कैपिटल करने के बाद में हमने यहाँ पे डायरेक्टर का नेम चूज किया और हम इसमें कैपिटल ऐड कर सकते हैं, जैसे इतना बैलेंस तो पड़ा है और कैपिटल ऐड करनी हो तो
इसमें कर सकते हैं। रिटर्न कैपिटल कर सकते हैं कि अगर हमें रिटर्न लेनी हो। इसमें स्टेटमेंट देख सकते हैं कितनी ऐड कैपिटल हो चुकी है, और इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं। टूल के अंदर हम मैसेज को चेक कर सकते हैं कि सेंड मैसेज, और मैसेज को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा मैसेज बना रहे हैं उसको सेंड कर सकते हैं सेलेक्ट करके। उसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि हम यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की डिटेल वगैरह निकालना चाहते हैं ऑडिट वाली, जैसे कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय की पूरी डिटेल निकालना चाहते हैं, उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसकी एक्सेल शीट यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शेयर रिपोर्ट से इनिशियल शेयर अलॉटमेंट से हो जाती है व्यू रिपोर्ट। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें इससे निकल जाती है। रिपोर्ट मॉड्यूल के अंदर ऑल मेंबर अकाउंट रिपोर्ट, कि हमारे यहाँ पे सारे मेंबरों के अकाउंट की रिपोर्ट निकल जाती है डायरेक्टली। सेंटर लोन, आरडी एफडी कार्ड, यहाँ पे लोन कार्ड निकल जाता है। ये हमारा लोन कार्ड डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ से। इस तरीके से लोन कार्ड निकल जाता है। सेंटर कार्ड मल्टीपल, अगर हम एक साथ सबका निकालना चाहते हैं एक सेंटर वाले का, तो यहाँ से निकल जाएगा, सबका निकल गया। करंट लोन स्टेटस, जो कि हमारा करंट लोन है उसका स्टेटस निकालना चाहते हैं, 1 से लेकर 11 तारीख तक का निकालना है हमें स्टेटस, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें अनपेड लोन जो होते हैं वो ब्लू कलर में आते हैं, पेड लोन ग्रीन कलर में आते हैं। करंट डिपॉजिट स्टेटस, कि हमारे पास जो भी डिपॉजिट होता है उसका स्टेटस निकाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर क्लिकेबल होता है ये, यहाँ पे हम उसका डायरेक्टली पूरा का पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्लोज लोन रिपोर्ट, जो हमारे लोन क्लोज हो चुके हैं उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट मॉड्यूल में सारी सब चीज़ों की रिपोर्ट निकल जाती है लगभग। कलेक्शन एनालिसिस में कलेक्शन एनालिसिस की रिपोर्ट निकलती है, जैसे कि हमने अब से आज 11 से 11 तारीख की है, 11 को कितना कलेक्शन किया, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। इसमें हमें सेलेक्ट करना होता है कि पर्सनल लोन से रिलेटेड निकालना है, ग्रुप लोन से रिलेटेड निकालना है, ये सारी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है। जैसे आज हमने ये वाला कलेक्शन किया है। डिलीट एंट्री रिपोर्ट, कि हमारी जो भी डिलीट हो चुकी है एंट्री को उसकी रिपोर्ट निकालनी है। ड्यू ईएमआई, जो हमारी ड्यू है उसकी रिपोर्ट निकालनी है। ड्यू बल्क ईएमआई रिपोर्ट, बल्क ईएमआई रिपोर्ट निकल जाती है। डीडी आरडी एफडी रिपोर्ट निकल जाती है। इसमें मैच्योरिटी रिपोर्ट निकलती है, लोन रिपोर्ट निकलती है, हाई मार्क रिपोर्ट निकलती है। एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन निकालना हो, जैसे कि हमें किसी आपके जो एम्प्लॉय बने हुए हैं कंपनी के, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, उससे रिलेटेड उन्होंने कितना कलेक्शन किया उससे रिपोर्ट निकालनी हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती है। रिपोर्ट मॉड्यूल सेकंड में बिजनेस रिपोर्ट निकलती है, बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलती है। इसमें बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्ट निकलती है। सेंटर मीटिंग रिपोर्ट निकल जाती है, सेंटर वाइज कलेक्शन निकल जाते हैं। अकाउंट रिपोर्ट के अंदर कैश बुक निकलती है, कैश बुक हमें डेली चेक करनी होती है, डे बुक निकल जाती है, डेली कलेक्शन निकल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार मैं आपको कैश बुक चेक करा देती हूँ, जैसे कि अब हमारी आज की कैश बुक है, ये हमारी आज की कैश बुक है। कुल क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है, टीडी इतनी की है, लोन डिस्बर्समेंट कुछ नहीं किया है। इस तरीके से डे बुक भी निकल जाती है। इसमें अगर आज हम आज की डे बुक देखेंगे तो ये आज की हमारी डे बुक आ जाएगी।
ये हमने आज सारे डेली कलेक्शन किया था, वो वाली रिपोर्ट भी आ गई इसमें। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक कैश डे बुक होती है, एक बैंक स्टेटमेंट होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो बैंक का स्टेटमेंट भी निकल सकता है। ये बैंक का स्टेटमेंट निकल गया। बैंक के स्टेटमेंट निकलने के बाद यहाँ पे ये अकाउंट मॉड्यूल में इस तरीके से सारी चीज़ें निकल जाती है। लेजर रिपोर्ट के अंदर कि हमारे मेंबर की लेजर निकालनी है, डिपार्टमेंट लेजर निकालनी है, एम्प्लॉय सैलरी वगैरह निकालनी है, तो इसमें निकल जाती है। बैंक एंट्री क्लियरेंस के अंदर यहाँ पे जैसे लेजर रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट में मेंबर की लेजर निकल जाती है, ये मेंबर की लेजर निकल जाती है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट लेजर निकल सकते हैं, एम्प्लॉय के इंसेंटिव लेजर निकल जाती है, सैलरी लेजर निकल जाएगी, फिक्स असेट्स निकल जाएगी, और लेजर निकल जाएगी। इसमें से लेजर रिपोर्ट के अंदर हमारी सारी लेजर्स निकल जाती है। बैंक एंट्री क्लियरेंस के अंदर जैसे बैंक का कुछ भी काम होता है, तो बैंक का कुछ भी काम करने के बाद में हमें बैंक एंट्री क्लियरेंस करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हमने बैंक से कुछ भी डेबिट के अंदर वो वाली एंट्री आती है, जैसे कि हमारे पास जो भी डिसबर्समेंट किया हुआ होता है उससे रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो डेबिट के अंदर आती है। क्रेडिट के अंदर जैसे कि ईएमआई जो हमारे पास आती है उससे रिलेटेड ईएमआई से रिलेटेड सारी की सारी इसमें आती है। अगर बैंक से ईएमआई कलेक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट बैंक एंट्री क्लियरेंस में क्रेडिट में जाएंगे, और डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो फिर डेबिट में जाएंगे।